नमस्कार मित्रा। आज बाबा नागार्जुन की अमर कृति रतिनाथ की चाची का अगला एपिसोड लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आग्रह संपूर्ण एपिसोड को सुनिए और सुनने के पश्चात अपने उद्गार से मुझे भी अवगत कराएं। तो आज जो एपिसोड मैं रख रहा हूँ, इससे पहले मैंने जो एपिसोड रखा था उसके बाद का ये एपिसोड है। इस एपिसोड का शीर्षक है भतबड़ी। भतबड़ी है मिथिलांचल की है, खाना पीना बंद हो कर देना, किसी के यहाँ नहीं खाना, इसको भतबड़ी कहा जाता है। इसी पर केंद्रित है। लीजिए ये आज का ये नया एपिसोड। पंडित कालीचरण की स्त्री और सन्नों की माँ ने अब चाची से मिलना जुलना प्रारंभ कर दिया और लोगों का भी रुख बदल रहा था। कर्ज, घाव का निशान और बदनामी, ये तीनों चीज़ें ऐसी बातें हैं जो आहिस्ते आहिस्ते मिट जाती है। चाची के भी कलंक को अब लोग भूलने लगे थे और शुभंकरपुर जैसे प्रतिष्ठित गांव में हर 6 माह पर किसी न किसी ऐसी घटना हो जाना असंभव नहीं जो पिछली तमाम दुर्घटनाओं पर पर्दा डाल दे। जयदेव मिश्र एक ज्योतिषी थे। उन्होंने अपने 3 लड़कों में से 2 को अंग्रेजी की उच्च शिक्षा दिलवाई। बड़ा लड़का हरदेव एमए में सर्वप्रथम होकर पटना कॉलेज में प्रोफेसर हो गया। छोटा भवदेव एमएससी में सर्वप्रथम हो फिलहाल अनुसंधान का वही काम कर रहा था। घर वाले उससे आगे चलकर एसडीओ और कलेक्टर हो जाने की उम्मीद रखते थे। वह स्वयं विलायत जाकर और भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। बड़े की शादी हो चुकी थी, अब इसकी होने वाली थी। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर और मालदा जिले बिहार की पूर्वी सीमा से बहुत दूर नहीं है। आज से सैकड़ों वर्ष पहले कुछ मैथिल ब्राह्मण उधर जाकर बस गए थे। अब वेशभूषा, शिक्षा आदि की दृष्टि से वे बिल्कुल बंगाली हो गए हैं। औरतें तक ही अपनी क्षेत्र की संस्कृति, सभ्यता और भाषा सीमित रह गई। राय बहादुर ब्रजबिहारी ठाकुर दिनाजपुर के रहने वाले थे। पूर्णिया में आप कलेक्टर के ओहदे पर थे। अपनी लड़की के लिए बर का पता लगाते लगाते उसकी नज़र भवदेव पर पड़ गई। बात पक्की हो गई। राय बहादुर ने मान लिया कि वह या तो भवदेव को विलायत में पढ़ने का सारा खर्च देंगे या डिप्टी मजिस्ट्रेट का ओहदा दिलवा देंगे। पिता का विचार न रहने पर भी भाई तो इस विवाह वार्ता से सहमत था। पूर्णिया में ही भवदेव की शादी हो गई। बस फिर क्या था, उठा शुभंकरपुर में फिर से तूफान। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बंगाली की लड़की से जयदेव ने अपने लड़के की शादी करा दी। लड़की का बाप क्रिश्चियन है और अंडा खाता है। बाल बच्चे समेत इतवार के दिन गिरजा घर जाता है। इस चर्चा ने इतना तुल पकड़ा कि चाची की कलंक कथा उसके आगे बिल्कुल भीगी पड़ गई। समाजपतियों ने तुलसी, ताम, गंगाजल उठाकर आपस में शपथ खाई। यदि लड़का शादी करके आया है और बाप ने उसे अपने घर में घुसने दिया तो जयदेव के यहाँ का अन्न जल हम में से कोई भी ग्रहण नहीं करेंगे। हम लोग उनसे भतबड़ी कर लेंगे। वह गोमांस खाएगा जो खाएगा। 3 बार सावित्री उच्चारण पूर्वक यह शपथ ली गई। दमयंती के दरवाजे पर दमयंती ने भी शपथ ली थी। दमयंती तो इस सब कार्य में आगे रहती थी। चैत का महीना था। एक दिन संध्याकाल 5 इको में गांव में प्रवेश किया और आते आते जयदेव के दरवाजे पर रुक गए। पीछे पीछे गुलाबी रंग की धोती और आसमानी रंग की कमीज पहने, हैट लगाए भवदेव साइकिल पर आया। लोगों ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। वह आकर सीधे अपने दरवाजे पर उतरा। तख्तपोश पर बैठे पिता को प्रणाम किया। सामान उतारा जा चुका था। 3 इक्के पर सूती ऊनी कपड़े से भरे ट्रंक लदे थे। 2 पर मिठाइयों से भरे खांचे थे। उन मिठाइयों की खुशबू से गांव भर की हवा भारी हो रही थी। नथने बिचका कर बुढ़िया कहने लगी, हुआ भ्रष्ट, सारा गांव इन मिठाइयों को खाकर क्रिश्चियन हो जाएगा। सभी परिवारपति अपने अपने दलान पर किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठे थे। 2 बातें उन्हें परेशान की हुई थी। एक ये कि बच्चों पर बराबर तो निगरानी रखी जा नहीं सकती। दिनाजपुर के बंगाली के यहाँ से आई यह मिठाइयाँ अगर बच्चों को गुपचुप खिला दी गई तो अंदर ही अंदर सारा गांव विधर्मी के संपर्क में आ जाएगा। दूसरी यह बात उन्हें परेशान कर रही थी कि जयदेव और उनके कुपुत्र भवदेव का अधिक से अधिक अपमान किस तरह से किया जा सकता है। यही हमारे मिथिलांचल का पहले भी हालत था और अभी भी लगभग ऐसा ही है। इन दोनों बाप बेटों को चित करने के लिए किस्म किस्म के दांवपेच सोचे जा रहे थे। बच्चों को धमका कर कह दिया गया था कि उस दरवाजे की ओर गया तो टांग तोड़ के रख देंगे, उधर मत जाना, विधर्मी है। उसी रात को जयदेव ने लोगों को बुलाया कि आकर नवविवाहित भवदेव पर दुर्वा अक्षर डाला जाए, आशीर्वाद दे दिया जाए। जबकि पचकौड़ी पाठक और घुटर झा 2 को छोड़कर कोई तीसरा नहीं आया। ऐसे ही आशीर्वाद देने के लिए कम से कम 5 ब्राह्मण का होना अनिवार्य है, परंतु भवदेव का आना निश्चित तिथि से 3 दिन पहले ही हुआ। इस असावधानी से
दुश्मनों को खिल्ली उड़ाने का बहुत ही बढ़िया अवसर लग गया। जयदेव टिटिया कर मर गया, अपने को लगाकर भी 4 से अधिक ब्राह्मणों का जुटाना पहाड़ हो गया था। चौथे सज्जन थे जयदेव के मौसेरे भाई यदुनंदन। वह 5-6 दिनों से यहाँ पौनाई कर रहे थे। मछली के अंडों का बड़ा ही स्वादिष्ट होता है मछली का अंडा। यदुनंदन ने कुछ अधिक खा लिया था। दूसरे दिन रोहू के तेल खंडों के साथ घी में भुने चीड़े का नाश्ता किया था। अगले दिन कटहल की भाजी आवश्यकता से अधिक खा ली थी। नतीजा ये हुआ कि उसका पेट खराब हो गया था। अब दही और बेल खाकर शीतोपचार कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से पौनाई में 2-3 दिन के बदले 6 दिन लग गया था। पचकौड़ी पाठक समूचे गांव में निर्णय को अमान्य करके भी जयदेव के यहाँ जो आए वह भी निस्वार्थ नहीं था। पचकौड़ी के लड़के ने इसी साल मैट्रिक किया था और आशा थी कि हरिदेव उसे पटना ले जाकर पढ़ने का कोई रास्ता पकड़ा देगा। घुटर झा ठहरे। पाक शास्त्री व जयदेव की बात में इसीलिए आ गए कि भवदेव का डिप्टी मजिस्ट्रेट और थोड़े ही दिनों के बाद SDO बन जाना बिल्कुल निश्चित था। सो सरकारी अफसर के साथ रहना कम भाग की बात नहीं है। गांव वालों को अपार आनंद हुआ जब उन्होंने यह सुना कि बर के माथे पर दुर्वाक्षर डालने के जयदेव को 5 हाथ भी नहीं मिले। तब भी जयदेव ने बड़ी नम्रता दिखलाई। जयनाथ भी गांव में ही था। भोला पंडित भी मौजूद था। दमयंती भी थी। दूसरे टोले में प्रमुख थे जयनारायण झा और रमानाथ मिश्र। जयदेव ने स्वयं जाकर इन 5 को पैर पकड़े, गिड़गिड़ा कर कहा, जिसे आप लोग बंगाली कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, वो प्रवासी मैथिल है। कुल और सील बहुत कुछ अच्छा है, चाहे तो पंजीकार से जांच करवा ले। इस पर सभी ने कहा कि भवदेव को प्रायश्चित लगेगा। तुम्हारे घर भर को प्रायश्चित करना पड़ेगा। पूरे घर के जितने भी सदस्य हैं सबको प्रायश्चित करना पड़ेगा। सभी घरों में मिठाई भेजी गई, मगर बाइना लोगों ने बेन जो दिया था वो उसको बैना कहते हैं, हमारे यहाँ बेन कहा जाता है। बैना सबने लौटा दिया। जयनाथ ने लौटाया तो नहीं परंतु दमयंती के बैल को खिला दिया। 2 दिन बाद भोला पंडित दल में से फूट गया। जयदेव ने उन्हें एक जोड़ा महीन धोती देकर चांदी के 10 रुपये सुंघा दिए थे। अब क्या था, भोला पंडित ने तारा बाबा की कुटिया पर जाकर गरजना शुरू कर दिया। अरे मैं तो ब्राह्मण की 17 पीढ़ियां जानता हूँ। ब्रज बिहारी ठाकुर के दादा परदादा बहुत बड़े तांत्रिक थे। मुर्शिदाबाद के नवाब ने दिनाजपुर जिले के अंदर 5000 बीघा लखराज ब्रह्मोत्तर उन्हें दान दिया था। यह लोग तो तभी से उधर बस गया है। जयदेव के घर और कोई खाए न खाए, मगर मैं तो जरूर खाऊंगा। आवेश में आकर भोला पंडित अपनी छाती पर आपने आप मुखियां मार कर कहने लगा कि मैं चला जयदेव के घर खाने, देखूं मेरा कौन क्या बिगाड़ लेता है। कहते कहते हुए इतना आवेश में आ गया कि कच्छा खोल कर अपने को अर्धनग्न कर लिया। इसके बाद प्रतिद्वंदियों का नाम ले लेकर बड़ा ही विभत्स संकेत किया करता उस समय कर रहा था। जोरों की गर्जना सुनकर आसपास के खेतों के कुछ ग्वाले जमा हो गए। उन्हें डर हुआ कि उन्हीं में से किसी की गाय या भैंस पंडित की बगिया में घुसकर कुछ नुकसान कर दिया है। जब वो नजदीक आया तब अविराम गर्जन के कारण भोला पंडित का गला बेसुरा हो चुका था, मानो फूटा शंख हो। कच्छा ठीक कर चुके थे। बिरजू अहीर ने झुककर पलायन किया और नम्रता से पूछा, क्या बात है, किस बात पर इतना गरज रहे हैं? भोला पंडित ने थके स्वर में कहा, अरे जयदेव का लड़का ब्याह करके आया है, जानते हो ना? हाँ सब जानते हैं, बिरजू बोला। भोला पंडित खिसियानी सूरत बनाकर बोला, सारा शुभंकरपुर जयदेव के वह ऊपर उलट पड़ा है। चाहता है लोग यही कि जयदेव सबकी जूतियां धो कर पिए। थोड़ा सा विश्राम पाकर भोला पंडित के गले में फिर से ताकत आ गई और दायां हाथ उठाकर चला गया। मूंछ के बिरले बालों को मरोड़ने का निष्फल चेष्टा ने उसके आवेश को द्विगुणित कर दिया। वे तमक कर बोले, अंग्रेज बहादुर का राजा है, कोई किसी को चबा कर खा जाएगा, सो नहीं होगा। इस पर बिरजू अहीर बोला, आखिर गांव वाले चाहते क्या है, चाहेंगे क्या? भोला बोले, जयदेव के दिन फिरेंगे किसी से, भला यह कैसे देखा जाएगा? ब्राह्मणों के समाज पर टीका टिप्पणी करने का अवसर पाकर बिरजू अहीर को सचमुच बड़ी खुशी हुई। अभी भी होता है। वह बोला, जब ऐसी बात थी तब क्यों जयदेव बाबू ने उस सबसे राय नहीं ली? और समाज को भी तो सोचना पड़ेगा। इस जमाने में किसी को एक घड़ा बनाकर छोड़ा नहीं जा सकता। हजाम अगर बाल नहीं बनाएगा तो क्या? स्टेशन पर दिन में गाड़ी के वक्त 10-10 हजाम दाढ़ी बाल बनाने को तैयार बैठते हैं। जाति पाति कुछ नहीं पूछता। अब बताओ महाराज, जिसका हजाम तुम बंद कर दोगे वह क्या स्टेशन से जाकर के बाल नहीं बनाया आएगा? भोला ने कहा, बिरजू अब इस गांव में पंडित तो कोई है नहीं, खाली गधे भरे पड़े हैं। खटरागी सब एक दूसरे का छिद्रान्वेषण कर रहा है। उनकी समझ में कोई कुछ बात नहीं आती है। अभी तक तारा बाबा कुटिया में बैठकर जप कर रहे थे। जब खत्म हुआ वो बाहर निकले
देखो भोला पंडित बिना न थे, बैल को हांके जा रहे थे। गांव का कोई भी रहस्य बाबा से छिपा नहीं था। गांव वाले पर कभी कभी बाबा ने अपना निर्णय थोपने की कोशिश नहीं की, फिर भी बाबा के लिए सभी के हृदय में श्रद्धा थी। उसके पास जयनाथ जैसे कमजोर, जिद्दी और रगड़ी आते थे, और भोला पंडित जैसे लोलुप, अवसरवादी और काइयाँ भी आते थे। कभी कभी जयदेव भी वहाँ आया करता था। बाबा के सामने खड़े देखकर भोला पंडित और बिरजू अहीर जो बैठ चुके थे खड़े हो गए। बाबा ने हाथ का इशारा किया, बैठो। एक बार और अंदर जाकर फिर से बाहर आए और हाथ में एक बड़ा सा बेल था। उसे भोला की ओर बढ़ाते हुए बाबा ने कहा, बागो जगदम्बा की पूजा के लिए अड़हुल के लाल फूल मुझे दे जाया करती है, यह बेल ले जाओ, उसको दे देना। भोला पंडित का गर्जन सुनकर दो चार ग्वाले और आ गया। वे गरजने की वजह जानकर वापस चले गए। बिरजू ही था, नजदीक आकर बैठा था। तारा बाबा की यह कुटिया गाँव वालों की साझी संपत्ति थी। सुखी दुखी, धनी गरीब, पठित और पठित सभी आते थे। समय पाकर बाबा भी गांव भर में सबके यहाँ जाने को तैयार रहते थे, पर इधर बुढ़ापे के कारण कुटिया से निकलते कम थे। कल जयदेव के यहाँ दही केले मिठाइयाँ आई थी। भगवती को भोग लगाकर और थोड़ा सा अपने लिए रखकर बाकी बाबा बच्चों में बंटवा दिया था। भोला पंडित को अपने पक्ष में पाकर जयदेव निश्चित हो गया कि बूढ़ा खुद ही कई को खींच लाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। तो श्रोतागण, आज हमने इस एपिसोड को आपके समक्ष रखा। भटबड़ी कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हमारी सामाजिक दुर्दशा है, इस सब संपूर्ण एपिसोड को सुनिएगा। सुनने के पश्चात अपने प्रतिक्रिया से अवगत कराइए, अपना कमेंट लिखिए और स्किप करके मत सुनिए, पूरा सुनिएगा, तभी इस रतिनाथ की चाची को पूरा समझ पाइएगा। रतिनाथ की चाची एक बहुत कालजयी रचना है बाबा नागार्जुन का। जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि हमारे श्रोता चाहे गांव में रहते हों या प्रदेश में, देश में रहते हों या विदेश में, जहाँ कहीं भी रहते हों, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनक जगदम्बा की कृपा आप लोगों के ऊपर बरसता रहे, यही शुभकामना, आकांक्षा। जय मिथिला, जय मैथिली।